तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे, होने भी चाहिए। मैं आपका प्रकाश सर, जिसे आप प्यार से ओपी सर भी बुलाते हो, आज फिर से आया हूँ बेसिक वाली पढ़ाई पर एक और नया कंटेंट, एक और नया वीडियो लेके, एक और नया हिंदी व्याकरण का क्या बोलते हैं वो सिलेबस पाठ्यक्रम लेके, जिसका नाम है समास। ठीक है, आज हम बात करेंगे समास के बारे में। तो सबसे पहले अपन डाल लेते हैं हेडिंग समास। ठीक है, समास लिख तो लिया। अब समास क्या है, एक बड़ा टॉपिक है। जो भी हिंदी के दूसरे आपको यूट्यूब पे टीचर्स और मिलेंगे, वो इसको 5 6 7 8 वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। कुछ है जो वन शॉट के नाम पे आपको ऐसा कुछ बताएंगे जो आपको प्ले नहीं पड़ेगा, और कुछ हो सकता है उसमें आपको अच्छा भी पढ़ाए। मैं आपको समास कराऊंगा सिर्फ 2 क्लास में, और उन 2 क्लास में आपको ऐसा कराऊंगा कि 8 9 10th वहाँ तक तो आप कर ही लोगे, लेकिन 11th 12th में भी जो हिंदी से आगे पढ़ता है उसको भी यही चीज़ें पढ़ने को मिलेगी और यही चीज़ें काम आएगी। तो अपन शुरू करते हैं डायरेक्ट समास की परिभाषा से। हाँ, तो हम बात कर रहे थे समास की। देखते हैं सबसे पहले इसका मतलब क्या है समास। अगर अपन इस नाम को ध्यान से देखें तो ये नाम कोई 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, एक नाम अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आ रहा है सम, और एक नाम इसमें यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 2 शब्द मिलके बने, इससे पूरा ये शब्द बना है समास। ये बात तो सही है। अब इसका अर्थ देखें तो कुछ अलग है, लेकिन जब हम इसको तोड़कर अलग अलग भाग में देखेंगे तब इसका अर्थ अलग निकलेगा। देखते हैं कैसे। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं समास की, तो सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। हिंदी के अंदर समास का एक छोटा सा अर्थ है संक्षिप्तीकरण। क्या? संक्षिप्तीकरण। अब संक्षिप्तीकरण क्या होता है उसकी भी बात अपन करेंगे। सबसे पहले इसका एक छोटा सा अर्थ है वो अपन लिख लेते हैं। संक्षिप्तीकरण। ठीक है, अब इस संक्षिप्तीकरण का क्या अर्थ है? इसका एक सीधा सा छोटा सा और अर्थ है, कोई भी चीज अपन पढ़ रहे हैं उसको एकदम तरीके से विस्तार से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, बस एक छोटा सा रूप है इसका याद करने के लिए। वैसे इसका अर्थ अलग होता है, चीजें भी अलग होती है, लेकिन याद करने के लिए लिखते हैं अच्छे तरीके से लिखने का तरीका, या फिर अच्छे तरीके से पढ़ना, जो भी। ठीक है, तो इसको अपन याद करने के लिए संक्षिप्तीकरण को लिखते हैं अच्छे तरीके से, कोई भी काम करना, लिखना, याद करना, सीखना। लेकिन समास के अंदर जो इसका यूज है वो थोड़ा सा अलग है। कैसे भाई? समास होता है 2 3 शब्द जो होते हैं उनको मिलाकर जोड़कर अपन एक नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, फिर जो नया शब्द बनता है उसका एक अलग अर्थ निकलता है। ठीक है, तो जो अपने शब्दों को जोड़ा, अर्थ निकाला, उनको संक्षेप में लिखा और उसका कर दिया संक्षिप्तीकरण। ठीक है, अर्थ तो वैसे है, लेकिन अपन ने 2 शब्द जोड़े, फिर उससे कोई तीसरा अर्थ निकला, हुआ तो उसे क्या है, भाषा व्याकरण अच्छी हुई है। मतलब अपन ने इसको एक शॉर्ट तरीके से याद कर लिया कि अच्छे तरीके से लिख लिया। और वैसे समास की अगर अपन परिभाषा की बात करें तो वो क्या होती है वो लिख के बताता हूं मैं। 2 या क्या 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और छोटा शब्द बनाते हैं, वो समास कहलाते हैं। छोटी सी परिभाषा है क्या? 2 या 2 से 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक छोटा शब्द बनाते हैं। ठीक है, छोटा शब्द तो बन रहा है, लेकिन उसमें जो उसका अर्थ निकलेगा वो भी एक अलग तरीके से निकलेगा। ठीक है, उन शब्दों को समास कहते हैं। ठीक है, उन शब्दों को समास कहते हैं। उन शब्दों को समास कहते हैं। अब देखो, संक्षिप्तीकरण करना भी यही है, अच्छे तरीके से लिखना भी यही है। भाषा व्याकरण को, ये जितने भी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं पिछली कुछ क्लासों से, ये सारी चीजें जो भाषा व्याकरण है उसको अच्छे से लिखने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई समास की परिभाषा।
अब आगे अपन देखते हैं कि कितने प्रकार के समास होते हैं। जैसे संज्ञा में अलग अलग तरह की संज्ञाएं थी, सर्वनाम में अलग अलग तरह के सर्वनाम थे, विशेषण भी थे, उसी प्रकार से समास में भी अलग अलग रूप होते हैं। तो अपन बात करेंगे अब समास के अलग अलग प्रकारों के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं समास के प्रकार। समास के प्रकार, ठीक है। तो समास होता है 6 प्रकार का। पहली बात तो कितने, 6 प्रकार के। कौन कौन से समास होते हैं 6 प्रकार के, कौन कौन से? सबसे पहले पे आता है अवयवी भाव समास। कौन सा? अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। फिर आता है दूसरे नंबर पे तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। फिर आता है 3 नंबर पे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। फिर आता है 4 नंबर पे द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। फिर अपन बात करते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे कौन सा है? 5 नंबर पे है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। और 6 नंबर पे कौन सा है जो अपना लास्ट बचता है? वो है बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के हैं। कौन? अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व एंड बहुव्रीहि। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इन सबके बारे में अलग अलग। वैसे अगर अपन बात करें 10वीं क्लास तक, तब सिर्फ ये इतने ही पूछे जाते हैं, 8, 9, 10 तीनों में। लेकिन जब अपन बात करते हैं 11th 12th की, तब इनके भी अलग अलग ग्रुप होते हैं जो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव सिर्फ 10th तक ही है। ठीक है, तो अपन अब बात करते हैं सबसे पहले अवयवी भाव समास की। तो अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले अवयवी भाव समास। अब देखो, अगर अपन इस नाम को ध्यान से पढ़ें तो इसका अर्थ इसके अंदर ही निकल रहा है कि अवयवी भाव समास क्या कहना चाहता है। लेकिन अपन पहले बात करेंगे इसकी परिभाषा के बारे में, फिर जानेंगे कि अच्छा ये क्या कहना चाहता है। तो आप सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लें। अवयवी भाव समास, इसकी परिभाषा क्या है? प्रथम पद अवयव होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है। क्या? प्रथम पद अवयव होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है, और उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। क्या? एक पॉइंट दे रखा है, प्रथम पद अवयवी होता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या दे रखी है उसमें? एक और बात क्या बता रखी है? और जो प्रथम पद जो अवयवी होता है ना, उसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है। उसका अर्थ क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, ये दो बातें हैं, दो बातें मिलकर बनाती है अवयवी भाव समास। अब आप ये चीजें तो समझ गए होंगे कि प्रथम मतलब एक होता है, पद मतलब जो अपने जो लिखते हैं ना, 1 नंबर पे, 2 नंबर, 3 पे, जैसे जैसे वाक्य लिखते हैं वैसे वैसे उनके पद होते जाते हैं। ठीक है, अवयवी क्या होता है? अगर अपन अवयवी को ध्यान से देखें तो इसका एक छोटा सा मतलब है कि कोई भी अपन बात लिख रहे हैं ना, तो उसका जो टुकड़ा है अवयव है जो, ठीक है, रिमाइंड जो बढ़ सका है। जैसे ये चौक है, ये पहले इतनी बड़ी थी, मैंने लिखना स्टार्ट किया, अब ये इतनी सी बच गई है, लेकिन है तो ये फिर भी चौक ही। ठीक है, वैसे ये अवयव है। अवयव एक छोटा सा कोई नाम है, उसको अपन बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो है अवयव। उसके बाद में होता है उसका अर्थ। अब अर्थ क्या होता है? अर्थ आपको पता ही है, कोई भी चीज का मीन निकालना, कोई भी चीज मतलब
अगर अपन बात करें किसी के बारे में तो उसका अपने को क्या रिजल्ट मिला, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो आपको इसका क्या अर्थ निकलेगा, आपको इसका ये अर्थ निकलेगा कि आप कुछ सीख के जाओगे। प्रधान, प्रधान क्या है? जो गांव से हैं वो तो समझ गए होंगे कि प्रधान क्या है। जो शहर से हैं उनको थोड़ी दिक्कत होगी, मैं बताता हूँ कि प्रधान है क्या। गांव में सरपंच होता है जैसे सबसे बड़ा मुखिया गांव का, और बात करें फिर अगर जिलों में तो कलेक्टर, मुखिया, उससे बात करें बड़े पे तो मुख्यमंत्री राज्य का मुखिया, उससे अगर बड़ी बात करें तो प्रधानमंत्री देश का मुखिया। उसी हिसाब से प्रधान है, मतलब जो पूरे जो समाज के अंदर जो मेन शब्द है ना, वो मेन शब्द क्या है, वो प्रधान है। समझ गए? मतलब जो मुख्य जो उस समाज का जो अपन को एक अर्थ निकलेगा, उसका जो अर्थ निकालने में जो सबसे ज्यादा मस्त जो अपनी मदद करेगा ना, वो करेगा प्रधान। ठीक है, प्रधान मतलब जो सबसे मेन शब्द है, जिस शब्द से उस समाज का कोई अर्थ निकल रहा है। समझ गए? तो ये है अपने प्रधान। अब अव्ययभाव समास की परिभाषा तो ये, अब इसको समझते हैं कि आखिर ये बोल क्या रहा है। अब इसमें एक छोटी सी बात और आती है, इसमें अवयव पद का प्रारूप, प्रारूप मतलब जो भी अपने लिखने का जो तरीका है ना, वही जो होता है। ठीक है, लिंग वचन और कारक में नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। ठीक है, मतलब इसमें अपन है ना लिंग वचन और कारक इन शब्दों के हिसाब से कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, ये जैसा लिखा गया है वैसा ही रहना चाहिए। ठीक है, और एक समास की ये अवयव भाव समास की एक परिभाषा और है क्या, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो। ठीक है, ये एक लिखने का तरीका होता है स्टैंडर्ड। जैसे अपन एग्जाम में और लिखते हैं, एक ऐसे लिखा और एक हमने ऐसे ही लिख दिया, प्रथम पद अवयवी होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है, जिसको हम समास कहते हैं, और वो समास अवयव समास होता है, तो वो नंबर नहीं देगा। उसको आप ऐसे पॉइंटों में लिखो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, फिर ऐसे एक डाला। ठीक है, ये अवयव भाव समास कहलाता है, तो उस पर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। आपको इसकी दूसरी परिभाषा याद है, तब लिखो या। ठीक है, क्या लिखना है? या। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो, ऐसे लिखने से क्या है, जो कॉपी चेक करता है ना, उस पर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ता है कि नहीं बच्चे को आता तो है। ठीक है, इसलिए मैंने ये लाइन बोली थी, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो। ठीक है, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति क्या मतलब, वो बार बार आ रहा हो। ठीक है, रातों रात, दिनों दिन, सुबह शाम। ठीक है, एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अवयव की तरह प्रयोग हो। अवयव मैंने बताया था, कोई भी एक वाक्य लिख रखा है, उसका जो भाग है वही है अवयवी है। ठीक है, वहां पर अवयव भाव समास होता है। और अवयव भाव समास में एक बात और लिख लेना, जहां पे उपसर्ग लग रखा होगा ना, क्या उपसर्ग, ये टॉपिक मैंने अभी करवाया नहीं है, आगे ये भी देखेंगे कि उपसर्ग क्या है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ कि सर ने समास में उपसर्ग लिखवाया था, उसका अर्थ क्या है उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग युक्त पद भी समास है, पद भी समास है। और समास कौन सा है? अवयवी भाव समास है, दूसरा कोई नहीं, सिर्फ अवयवी भाव समास है। ये बात याद रखना, क्योंकि अपन अभी बात कर रहे हैं अवयवी भाव समास पर। ठीक है, अब उपसर्ग क्या होता है, कोई शब्द दे रखा है, उसके आगे अपन ने एक दूसरा शब्द जोड़ा। ठीक है, उपसर्ग होते हैं, ऐसा नहीं कि हर कोई शब्द जोड़ दिया, नहीं, कुछ एक शब्द होते हैं जिनको उपसर्ग बोलते हैं, वो जोड़ के अगर हम उसका अर्थ निकालें तो अर्थ परिवर्तित होता था, वो उपसर्ग है। अगर वैसे पद आ रहे तो वो भी एक अवयवी भाव समास है। ठीक है, अब इसके अपन कुछ उदाहरण देखते हैं, अवयवी भाव समास के उदाहरण देखते हैं। अवयवी भाव समास के उदाहरण देखते हैं, क्या उदाहरण? एक जो लगभग अगर समास पूछता है और अवयव भाव समास पूछ लिया, तो एक शब्द हमेशा पूछा जाता है, चाहे आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, लगभग पूछा जाता है, वो शब्द है यथाशक्ति। यथाशक्ति। ठीक है, यथाशक्ति, यथाशक्ति। अब इसका अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। ठीक है, क्या होता है? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ये होता है इसका अर्थ। लेकिन अब इसमें अवयवी भाव समास से ये पता कैसे करेंगे?
मैंने बताया था कि कोई शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, मतलब बार बार रिपीटेशन में हो गए। यथाशक्ति, वैसे देखा जाए तो ये नाम आपको एक जैसा लग रहा है यथाशक्ति, लेकिन अर्थ निकाला तो एक नया अर्थ है या शक्ति के अनुसार। और इसको अपन खोलें तो भी यही होता है। यथा का मतलब क्या होता है, मतलब कोई चीज है वो किस हिसाब से चल रही है वो, और शक्ति अपन को पता ही है, पावर, शक्ति, मतलब शक्ति के अनुसार। ठीक है, अब यथा कर्म, यथा शक्ति, यथा भाव, यथा दिन, यथा रात, ये ऐसे शब्द है। अब इनमें देखो बार बार यथा रिपीट हो रहा है। बोला था ना एक शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होगी, एक शब्द जो पीछे लगा होगा वो परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन हर बार एक नया अर्थ देगा। ठीक है, तो ये है अवयवी भाव समास। और इसके या एक जो बहुत बार पूछा जाने वाला उदाहरण, और एक दो उदाहरण अपन और देखते हैं। प्रतिदिन, क्या प्रतिदिन। अब प्रतिदिन को अपन लिखें प्रत्येक दिन, छोटा सा अर्थ, क्या प्रत्येक दिन। कुछ उदाहरण इसके और देखें। आजन्म, आजन्म मतलब जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। तो बस ये इस प्रकार का कुछ अवयवी भाव समास होता है। अब इसके कुछ और उदाहरण है। रातों रात, मैंने बताया था ना शब्दों की या तो पुनरावृत्ति होगी और या फिर एक परिभाषा ऊपर और लिखाई थी, क्या वो जो प्रथम पद है वो प्रधान होता है, या एक चीज और लिखाई थी उपसर्ग युक्त पद भी समास होते हैं। अब इसमें देखो आ जन्म में ये जो आ है ये एक उपसर्ग है। मैंने बताया था ना उपसर्ग रूप भी पद समास होते हैं अवयवी भाव। ये आ जो होता है ना ये उपसर्ग होता है, ये जो प्रति जो होता है ये उपसर्ग होता है। ठीक है, तो समझ गए भाई कि ये सर ये तो अलग है, इसमें पुनरावर्तित हो रही नहीं, लेकिन ये कैसे है, तो देखो इसमें मैंने उपसर्ग वाला बताया था ना कॉन्सेप्ट, तो इन दोनों में उपसर्ग लग रखा है। अब इसके बाद में रातों रात, मैंने बताया ना कुछ शब्द पुनरावर्तित होंगे, तो रातों रात, घर घर, धड़ाधड़, तड़ातड़। ठीक है, तो ये है अपने अवयवी भाव समास। अब अपन बात करते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पे कौन सा आता है, तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास। नंबर 2 पे कौन सा आता है, तत्पुरुष समास। नंबर 2 पे आता है अपने तत्पुरुष समास। अब इसमें भी एक छोटी सी लाइन लिखनी है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो उसमें एक छोटी सी लाइन लिखनी है। वह समास, क्या वह समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। वही बात भाई, पहला शब्द तो नॉर्मल है, उसका एक छोटा सा कोई नॉर्मल अर्थ है, लेकिन जो दूसरा शब्द है ना वो इस पहले शब्द को पूर्ति करेगा, उस पहले शब्द को ताकत देगा, मतलब दूसरा शब्द क्या प्रधान है। ठीक है, ये कारक से जुड़ा होता है। अब कारक क्या है, कारक अपन समास के एक दो आगे जो टॉपिक और है उसके बाद में कारक किया, तो आप वहां पे समझ जाओगे कारक क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये जो होते हैं ये कारक किया है। ठीक है, ये एक याद करने का तरीका है, रैंडम मैं आपको याद करवाऊंगा कैसे करना है, आपको भी भूलोगे नहीं जीवन में भी। तो इसमें भी दो परिभाषाएं हैं। एक कौन सी, इस समास में, इस समास में, इस समास में दूसरा पद, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। और एक अपन दूसरी बात करें, इनमें कारक होते हैं, इनमें कारक होते हैं, इनमें कारकों का जोड़ होता है, इनमें कारकों का योग होता है, कुछ भी लिख सकते हैं, इनमें कारक होते हैं। याद करने का एक आसान सा मेथड है कि हाँ ऐसे लिखेंगे तो ऐसे याद हो जाएगा। इनमें कारक होता है। भाई होता क्या है, अगर अपन समास की परिभाषाएं याद करें ना उस तरीके से धड़ाधड़ पढ़ते जाए याद नहीं होगी, लेकिन ऐसे टॉपिक से लिख के याद करेंगे ना, जो इसकी 2 मेन 3 लाइनें होती हैं हर समास की। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे तो याद करना बहुत ईजी आएगा। अच्छा एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये समास खत्म। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कोई और कोई पॉइंट है क्या। अच्छा एक पॉइंट और है इसमें, वो क्या है, जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह, उनका विलोप हो जाता है। अब विलोप क्या होता है वो मैं बता देता हूं। कारक चिन्हों का क्या हो जाता है,
कारक चिन्हों का लोप या फिर विलोप हो जाता है, लोप हो जाता है। अब सर ये लोप क्या है? भाई लोप का एक सीधा सा अर्थ है लुका छुपी खेलिए, जो चीज छुप जाती है मतलब अपन को ढूंढनी पड़ती है और या फिर अपन को आइडिया लगाना पड़ता है कि अच्छा यहाँ पे ये चीज होती है, ठीक है, तो वही लोप है। और अगर सिंपल सी हिंदी की भाषा में बताऊं तो लोप क्या है? लोप कुछ नहीं है, कोई भी एक पद है, अपन ने दो शब्दों को मिलकर तीसरा पद जोड़ा तो उसके बीच में जो भी कारक चिन्ह लगा रखा था वो मिट गया, बस वही लोप है। ठीक है, छोटी सी बात। तत्पुरुष समास 3 मेन लाइन है, ठीक है, ये याद करने का तरीका। अब अपन बात करते हैं इसके उदाहरण, कभी इसमें भी तो उदाहरण होने चाहिए। तो उदाहरण से पहले मैं इसमें एक चीज बताऊं, ये जो लाइन लिखी है इनमें कारक होता है, इसका मतलब क्या है? भाई जो कारक जो शब्द होते हैं ना, ठीक है, वो क्या इसमें अपना एक अर्थ प्रकट करते हैं, भाई उसका एक कुछ रूप निकलता है, तो बस वही है। ठीक है, इससे ज्यादा इस लाइन का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, और इसको अपन तो देखो, अब तत्पुरुष समास है, इसमें वैसे तो क्या है, समास में अलग अलग तत्पुरुष समास के भी अलग अलग भेद होते हैं, लेकिन वो आपको पूछता नहीं है। भेद कैसे होते हैं? जो कारक होते हैं 8 प्रकार के कारक होते हैं, उसमें से जो 6 प्रकार होते हैं उस 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं अलग अलग, लेकिन वो आपको पूछता नहीं, ना ही वो आपको पढ़ना इतना कोई जरूरी है। लेकिन मेन चीज ये है जो आपको समझ में आनी चाहिए, आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सीधा जो तत्पुरुष समास है उसके उदाहरण की। ठीक है, क्या देख रहे हैं अपन अब? उदाहरण क्या देख रहे हैं अपन? उदाहरण। अब देखो उदाहरण क्या है, देश के लिए भक्ति। हमने उन 2 शब्दों को मिलाया, 2-4 शब्द, क्या? देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक है, अब देखो समास की पहले तो परिभाषा क्या होती है? 2 या 2 से अधिक शब्द। ये देखो 2 से अधिक शब्द मिलकर एक दूसरा शब्द बना देते हैं। दूसरा शब्द क्या बन रहा है? अब देश के लिए भक्ति, इसको अपन ने दूसरे शब्द में लिखा है देशभक्ति। ठीक है, ये अपने इसका लिख दिया एक समास रूप। अब ये तत्पुरुष समास है, उसकी पहचान कैसे करेंगे? हमको लिखा मिल गया कि देश के लिए भक्ति, तो सबसे पहले अपन को आना चाहिए कारक। ठीक है, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। अब कारक में होता है के लिए, जहां पे के लिए दिख गया हमको पता चल गया कि यहाँ पे ये कारक लगा रखा है। अगर यहाँ पे ये कारक लग रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन इस कारक को मिटा दे तो ये हो जाता है देशभक्ति। देशभक्ति मतलब देशभक्ति। अगर अपन इसको खोलें, रिवर्स करें उल्टा, तो देश के लिए भक्ति। तो इस प्रकार से अपन को पहचान करनी है कि इसमें अच्छा कारक आ रहा है, मतलब ये तत्पुरुष समास है। इतनी सी परिभाषा है और इतना सा इसके उदाहरण में याद रखना है कि अच्छा कारक आएंगे और उनका लोप हो जाएगा। लोप कैसे हुआ? देखो ये वाला शब्द अपन ने समास रूप में लिखा तो ये वाला शब्द मिट गया, इसी को लोप कहते हैं, और ये क्या है? तत्पुरुष समास। अब उसके 1-2 उदाहरण और देखते हैं। ठीक है, 1-2 उदाहरण इसके और देखते हैं। राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ये देख लिया राजा का पुत्र। अब इसको अपन छोटे रूप में लिखें राजपुत्र। क्या? राजपुत्र, ये हो गया राजपुत्र। अब देखो ये जो का है, ये का क्या है? ये कारक है। क्या है? कारक। कौन सा कारक है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पुत्र, एक परिभाषा इसमें और देखें कि जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। देखो राजा, राजा तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, वैसे कोई भी नहीं हो सकता। आप और हमको राजा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, राजा मतलब जो पुराने समय में राजा होते थे वो। अब राजा के जो पुत्र होते थे, अब इसमें मेन शब्द ये आ रहा है, अगर अपन यहाँ पे लिख देते राजा का महल तो वो हो जाता राजमहल। मतलब जो पीछे वाला जो शब्द आ रहा है ना, उसकी वजह से ना एक नया अर्थ निकलेगा, राजपुत्र, राजा का पुत्र। लेकिन जो पीछे वाला शब्द है ये मेन है, अगर ये चेंज हो गया तो इसका अर्थ भी कुछ चेंज हो जाएगा। अगर मैंने पुत्र की जगह कर दिया महल तो ये हो जाएगा राजमहल। ठीक है, तो मतलब जो पीछे वाला शब्द है वो क्या है? वो प्रधान है, ये जरूरी है। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा कि अपन को इसका समास रूप कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया तत्पुरुष समास के उदाहरण। इसके 1-2 उदाहरण मैं बोल के बता देता हूं, अब देखना। राह के लिए खर्च, और एक चीज मैं बताऊं, मैं जो चीजें बोल रहा हूं ना, अब
आगे थोड़े टाइम बाद में जब हम लाइव सेक्शन लेंगे तो उसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन ही करवाऊंगा, तब मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है। शेर से आहत, सराहत। ठीक है। राह के लिए खर्च, राह खर्च। तुलसी द्वारा कर्त, तुलसीदास कर्त। क्या? तुलसी द्वारा कर्त, तुलसीदास कर्त। और देखो राजा का महल, जो मैंने बिना देखे बताया, इसमें आ रखा है राजमहल। तो ये हो गया तत्पुरुष समास। अब अपन बात करते हैं इससे आगे नंबर 3 पे आने वाले समास की। नंबर 3 पे आने वाला समास कौन सा है? कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। ठीक है। अब इसकी छोटी सी परिभाषा, क्या? इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। पहली लाइन, पहली लाइन क्या है? उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान होता, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। उत्तर पद मतलब क्या? जो बाद में जो पद आएंगे, प्रथम पद को छोड़ के उसके बाद में जो पद आएंगे, हो सकता है 3-4 हो, तो जो प्रथम पद है ना उसको छोड़ के जो बाद में आएगा ना, उनमें से कोई एक पद होगा, वो प्रधान होगा। ठीक है सर, ये तो समझ गए। और इसमें एक चीज और जो जरूरी है, क्या? विशेषण, विशेषण, विशेष्य, विशेष्य, जिसकी मैंने सिर्फ आपको परिभाषा बताई थी पीछे की क्लास में, अगर आपको याद हो। विशेष्य, उपमेय, ये आगे पढ़ेंगे, उपमेय उपमान दोनों। उपमेय उपमान, उपमेय उपमान, ये शब्द हो गए ना, विशेषण, विशेष्य, उपमेय उपमान, ये शब्द मिलकर कर्मधारय शब्द मिलेंगे। ये शब्द प्रयोग होंगे या फिर ये शब्द मिलकर कर्मधारय समास का निर्माण करेंगे। ये शब्द होते हैं, ये शब्द मिलकर कर्मधारय समास बनाते हैं, इन शब्दों का प्रयोग होता है, इनका उपयोग होता है। ऐसे ही इसकी एक छोटी सी लाइन लिखनी है। मैंने आपको छोटा तरीका बता दिया, विशेषण, विशेष्य, उपमेय, ये शब्द होते हैं। ठीक है, याद करने के लिए, क्योंकि ऐसे ही याद होता है और ये याद करने का सबसे ईजी तरीका रहता है। अब देखो, बोल तो दिया मैंने, लेकिन अब इसको समझना भी है। विशेषण आपको पता है क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक है, क्या? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक है, चलो तो अपन पहले ऐसा कोई शब्द ढूंढते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो। तो कौन सा शब्द देखें? हम देखते हैं विशेषता बताने वाला शब्द, क्या देखते हैं? हम देखते हैं नीला। क्या देख लिया? नीला। अब नीला क्या है? नीला कुछ भी हो सकता है। हमने बोल दिया आकाश नीला है। क्या बोल दिया? आकाश नीला है। मतलब आकाश की हमने विशेषता क्या बता दी कि वो नीला है। ठीक है। अब दूसरा शब्द क्या? प्रधान होता है। तो जो मेन शब्द आएगा वो इसके आगे आएगा, वो हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं गगन। क्या लिख लेते हैं? गगन। गगन क्या होता है? गगन आकाश का एक पर्यायवाची भी बोल सकते हैं, और वैसे गगन पर्यायवाची आई थिंक बादल का होता है। ठीक है, आकाश का नहीं होता, शायद बादल का होता है, लेकिन आकाश में भी इसको उपयोग करते हैं। जिसको कभी कभी याद नहीं आता वो ये भी लिखता है और सही भी हो जाता है। ठीक है, तो नीला गगन, हमने एक ये लिख लिया वाक्य, क्या? नीला गगन। अब देखो विशेषण, ये रहा विशेषण। अब इस विशेषण, इसकी विशेषता क्या है? मतलब किसकी विशेषता बता रहे हैं? हम विशेषता बता रहे हैं गगन की। तो ये हो गया अपना क्या? विशेष्य। ये हो गया अपने विशेष्य। ये क्या हो गया अपना? विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। अब विशेषण क्या है? नीला। ये ऐसी विशेषताएं तो होती है। विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए। गगन की विशेषता बता रहा है ये शब्द नीला, तो ये हो गया विशेष्य। अब इसका अर्थ क्या है? नीला गगन, गगन है जो नीला। ठीक है, या फिर नीला है जो गगन। इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा? नीला, नीला है जो
गगन, नीला है जो गगन, ये इसका बड़ा रूप समास का। अब इसमें देखो एक छोटी सी चीज याद रखना, ठीक है। कर्मधारय समास जब भी आए, कर्मधारय समास जब भी आए तो एक चीज याद रखना कि हम इन शब्दों का जब समास विग्रह करेंगे, ठीक है, छोटे रूप को बड़े रूप में लिखना है ना समास, इसको समास विग्रह बोलते हैं। जब समास विग्रह करेंगे, ठीक है, तब याद रखना कि है जो ये शब्द ऐसे का लगेगा कि बार बार आ रहा है और आपको लगेगा कि अपन कोई समास का विग्रह कर रहे हैं उसमें आ रहा है जो, तब आप आंख मीच के कर देना कर्मधारय समास, क्योंकि वही सही है। क्योंकि है जो शब्द का प्रयोग दूसरे समासों में बहुत बहुत मतलब रेयर ऑफ द रेयर चांस में होता है, लेकिन कर्मधारय समास में 90% यह शब्द यूज होता है जो। नीला गगन, नीला है जो गगन। दूसरे इसके उदाहरण देखें तो चंद्रमुख, ठीक है, चंद्र जैसा जिसका है मुख, ठीक है। पीतांबर, पित्त है जो अंबर। अब पित्त क्या होता है यह चीज आप कमेंट में बताना, ठीक है। महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है। लाल मणि, लाल है जो मणि, ठीक है। महादेव, महान है जो देव, ठीक है। देह लता, देह रूपी जो है लता, ठीक है। नव युवक, नव है जो युवक। देखो इतने सारे मैंने उदाहरण बताए, उसमें से सिर्फ एक चंद्रमुख, उसको छोड़ के बाकी सारों में है जो आया है, तो उसमें सिर्फ चंद्रमुख एक शब्द को छोड़कर बाकी जो मैंने 8-9 उदाहरण बताए उसमें सारों में है जो आया है। तो मतलब जहां पे आपको है जो दिखे ना, वहां पे आप ये मान के चलना कि वहां पे कर्मधारय समास है, ठीक है। तो ये हो गया अपने कर्मधारय समास। तो आज अपन सिर्फ इन 3 समास के बारे में ही बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगली 3 और जो इसके भेद हैं, जो 3 बच रखे हैं उसके बारे में। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर नहीं आई हो तो डाउट पूछने के लिए आपको हर बार की तरह बता रखा है, हमारा यूट्यूब चैनल पे कमेंट है, टेलीग्राम पे हमारा जो दे रखा है आपको चैनल लिंक, आपको हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट पता है। उनमें से आपको जहाँ पे जैसे सही लगे वैसे आप अपना डाउट पूछ लेना, ठीक है। तो आपको जैसे समझ में आए आप वैसे डाउट पूछ लेना। और अगर डाउट नहीं आए तो हो सकता है कि मैंने अच्छा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, या फिर हो सकता है कि आपने धीरे धीरे मेरे को समझ लिया और आपने अच्छा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ज़्यादा तो मैं अब कुछ बोलूँगा नहीं, हो सकता है ये क्लास बड़ी हो गई, ज़्यादा देर बैठने की आदत भी नहीं है ना, पर ज़्यादा देर बैठना चाहिए। तो आज अपन अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अपन एक अगली क्लास में जिसमें अपन कुछ और अलग सीखेंगे इसी समास के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी लाइन सुनाना चाहूँगा, ध्यान से सुनना, और उसके साथ ही अपन क्लास कर देते हैं समाप्त, ठीक है। तो वो लाइन मैं मेरे नोट्स में ढूंढ रहा हूँ, तो प्लीज़ 1 मिनट के लिए वेट करना। एक छोटी सी लाइन है कि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है। मतलब आप जो इंतज़ार करते हो ना कि क्लास आएगी हम पढ़ेंगे, ठीक है, हम इंतज़ार करते रहते हैं कि ये काम होगा, ठीक है। तो वो जो आप इंतज़ार करते हो ना वो आपका सिर्फ एक इंतज़ार बन के रह जाएगा, क्योंकि जो बंदा जितनी कोशिश करेगा ना, क्या जो बंदा जितनी कोशिश करेगा ना उसको वो उतना ही मिलेगा। तो इसका एक ये छोटा सा मोटिवेशनल एक लाइन है, क्या इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अपन एक अलग वीडियो अलग क्लास में, तब तक के लिए टिल देन पढ़ते रहिए, बाय बाय।